गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग 1 दिसंबर 2021 में द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट आर्टिकल हम सभी लोग अपनी स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करता है किस प्रकार से अभी रिसेंटली में 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा हेल्थ एलोकेशन रिकमेंड किया गया है। और वो हेल्थ एलोकेशन कुछ 19 स्टेट्स को यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा, जिसकी अमाउंट आपकी 8,453 करोड़ रुपए होगी, जो अभी रिसेंटली में रिलीज किया गया है उसकी अमाउंट। जो पैसा मिलेगा आपके देश में अर्बन बॉडीज को और लोकल बॉडीज को, और ये पैसा एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो पैसा एलोकेट किया गया है लोकल बॉडीज को, उसी कंटेक्स्ट में ऑथर इस आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि किस तरीके से ये जो ग्रांट है, ये ग्रांट भले ही स्मॉल है, लेकिन ये किस प्रकार से एक बिग अपॉर्चुनिटी बन सकता है लोकल बॉडीज के लिए अपने लेवल पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को इम्प्रूव करने में। और अगर लोकल बॉडीज इस ग्रांट का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाती हैं तो बेहतर हेल्थ सर्विसेज पहुंच पाएगा भारत के आखिरी गांव तक और आपके सभी अर्बन एरियाज तक। तो उसी में इस तरह के एलोकेशन की इंपॉर्टेंस को तथा अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज के इंपॉर्टेंस को, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के हेल्थ सर्विसेज के मामले में, उसी को यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है इस आर्टिकल में। और उसी को ही हम यहाँ पे समझने का काम करेंगे। देखो, ये जो 8,453 करोड़ रुपए 19 राज्यों को जो अभी दिए गए हैं, ये पार्ट है भारत सरकार के द्वारा जो अनाउंस किया गया था कि 2021 से लेकर के 2025-26 तक फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत सरकार 70,051 करोड़ हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर उनका होगा। उसी 70,051 करोड़ रुपए में से ईयर 2021 में जो रिसेंटली अमाउंट एलोकेट हुआ है, इसकी वैल्यू 8,453 करोड़ रुपए है। इसके बाद यहाँ पर ये जो कहा गया है, जो रिसेंटली एलोकेशन है, ये एलोकेशन इस साल टोटल एलोकेट हुए अमाउंट का आपका कुछ परसेंटेज है। इस 2021 से 22 के दौरान 13,192 करोड़ रुपीस एलोकेट किया जाना था। उस 13,192 करोड़ में से ये आपका रिसेंटली में 8,453 करोड़ एलोकेट किया गया है। और इस साल पूरे एक साल में 13,192 करोड़ रुपए रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को एलोकेट किया गया है, जिसमें आपका जो रूरल लोकल बॉडीज है उनको यहाँ पर टोटल अमाउंट मिलेगा 8,273 करोड़ और अर्बन लोकल बॉडीज को मिलेगा 4,919 करोड़ पूरे ईयर 2021 से 22 के दौरान। अब ये कितना बड़ा अमाउंट है जो पूरे एक साल में ग्रांट किया जा रहा है, 13,192 करोड़। इसको समझते हैं जरा सा हम लोग अगले इस नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए, ये जो टोटल अमाउंट की वैल्यू है, इसमें से ये मान लो कि इंडिया का टोटल जितना भी हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, उस टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर को मिला दो तो एक साल में किया जाने वाला ये अमाउंट जो एलोकेट किया जा रहा है एक साल के अंदर, वो केवल 2.3% है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड हेल्थ एक्सपेंडिचर मिला दो तो उसका इन बॉडीज को जाने वाला ये अमाउंट एक साल में केवल 5.7% है। राइट। और दूसरी बात, जितना एक साल में ईयर 2021 से 22 के दौरान जो बजट एलोकेट किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, उसका ये 18.5% है। और जो जुलाई 2021 में कोविड इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज अनाउंस हुआ था, उसका ये 55% है। तो इसका मतलब ये इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। आप देख रहे हो कितना कम परसेंटेज है ये मेजर हेल्थ एक्सपेंडिंग का। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ग्रांट जो है वो भले ही स्मॉल है, लेकिन जो लोकल बॉडीज को ग्रांट मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट बहुत है लोकल बॉडीज के लिए। यहां पर बात करें तो ऑथर इसके बाद कह रहे हैं कि 1992 में पास किया गया था आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसी के तहत आपका जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है और जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पे दिया गया था ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाए। अब उनके सभी कामों में से एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है पंचायत स्तर पे
अगर अर्बन क्षेत्र है तो अर्बन लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्राइमरी केयर और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इफेक्टिवली डिलीवर करें, आम जनता के बीच में उसे सही से पहुंचाएं। ये आइडिया ही इसी वजह से आया था कि इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एलोकेशन का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से होगा और लोकल बॉडीज प्रॉपर अटेंशन दे पाएगी लोकल इश्यूज को आपका। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो दी गई थी आपकी लोकल बॉडीज के जुरिस्डिक्शन के अंदर। लेकिन जितनी भी फंडिंग मिलती रही है इन लोकल बॉडीज को, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज इसे सही ढंग से चैनलाइज नहीं कर पाए गवर्नमेंट फंडिंग को। इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि क्यों चैनलाइज नहीं हो पाया। तो सबसे पहला रीजन तो अपने आप में यही है कि अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज के लेवल पे रिसोर्सेज का सीरियस क्रंच है। दूसरी बात, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के काफी ज्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी है, और फिर स्पेंडिंग को लेकर के डिफरेंट तरह की इनकी प्रायोरिटीज है। ठीक है, उन प्रायोरिटीज में हेल्थ बहुत पीछे आता है। तो इनको जितना भी बजट एलोकेट होता है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ये हेल्थ पे नहीं खर्च करते हैं। तो जो एक बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ पार्लियामेंट से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, एक इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेटिव स्टेप था ये, वो लेजिस्लेटिव स्टेप इफेक्टिवली जमीनी स्तर पर अभी भी काम कर पाने में नाकाम रह रहा है, स्पेशली हेल्थ केयर के क्षेत्र में। अगर इसके पीछे का एक और रीजन देखें हम लोग, तो 2005 में भारत सरकार की एक मिशन आई थी जिस मिशन का नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जैसे मान लो पैसा खर्च किया जा रहा है हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, तो उसकी वजह से जो ये रूरल लोकल बॉडीज हैं या अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ये फिर अपने हेल्थ के खर्चे में कंजूसी कर देती हैं और अपने जो बजट है उस बजट से हेल्थ के प्रति फिर कम एलोकेशन करती है। तो इसी वजह से हालत क्या है, हालत ये है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के 25 साल बाद भी 2017 से 18 के लेवल पे भी अगर हम लोग देखें तो ये लेवल ऐसा है कि अर्बन लोकल बॉडीज मात्र 1.3% खर्च करती हैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का, और रीजनल रूरल लोकल बॉडीज केवल 1% खर्च करती हैं जो आपका टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसका। तो इसका मतलब इनके हाथों में एक्सपेंड करने की जो पावर है, बजटरी पावर है, वो अभी भी बहुत कम है और ये बहुत कम अभी भी खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये मान के चल लो कि इनको जितना भी बजट एलोकेट होता है, जैसे एक म्यूनिसिपैलिटी को जितना भी बजट एलोकेट होता है, उस बजट का केवल 1 से 3% ये हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हैं, और इससे ज्यादा खर्च तो ये स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग में और उनके इंस्टॉलेशन में ये अमाउंट खर्च हो जाता है। तो ये दिखलाता है कि किस तरीके से जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज काम कर रही हैं, चाहे रूरल लेवल पे चाहे आपका अर्बन लेवल पे, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनकी पुअर फंक्शनिंग के पीछे ये इनफ स्पेंडिंग ना होना और प्रॉपर अटेंशन ना मिलना। इसकी वजह से ही अर्बन लोकल बॉडीज में भी काफी ज्यादा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के क्षेत्र में हमें शॉर्टेज देखने को मिलता है। और इस तरह की व्यवस्था के पीछे काफी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जिन ऑब्स्टेकल्स को हमें हटाने की जरूरत है। तो जैसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स में से सबसे पहला ऑब्स्टेकल की बात करें तो अर्बन इंडिया की बात करते हैं हम लोग, और अर्बन इंडिया में भी भारत की लगभग आधी के करीब आबादी रहती है, लेकिन भारत में जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उस टोटल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का केवल 1/6 ये अर्बन इंडिया में प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। तो एक जो ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अर्बन एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बेटर तरीके से काम करते हैं या वो ज्यादा सेवाएं देते हैं, तो ये गलत है। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर और भी ज्यादा वीकर हैं आपके अर्बन एरियाज में। दूसरा ऑब्स्टेकल, एक तो ये ऑब्स्टेकल है भाई कि इनफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है और उनकी फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है। दूसरा ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल देखा जाता है कि यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस एजेंसी है, उन हेल्थ सर्विस एजेंसी के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता। देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अंदर उन्होंने पैसा एलोकेट करने से मना कर दिया था, लैंड एलोकेट करने से भी मना कर दिया था मोहल्ला क्लिनिक्स को। तो मोहल्ला क्लिनिक्स बनने में वहां पे इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था। तो यहाँ पर इस तरीके से एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन लैक करता है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर तरीके से पहुंच नहीं पाती हैं।
इस वजह से ऑथर कह रहे हैं कि जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसके तहत जो ये हेल्थ ग्रांट किया जा रहा है इस तरीके से, वो एक सही डायरेक्शन में लिया गया स्टेप है, और उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ जरूरी स्टेप्स को लेने की यहाँ पे आवश्यकता है। अब वो स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए, उसमें ऑथर कहते हैं सबसे पहली बात यहाँ पर ग्रांट्स जो है जितना भी आ रहा है उन ग्रांट्स को अलग से देखना चाहिए। रूरल लोकल बॉडीज या अर्बन लोकल बॉडीज ऐसा ना समझें कि ये पैसा अलग से जो ग्रांट के फॉर्म में आ रहा है केवल हम इसे खर्च करें और अपने बजट में से हेल्थ को प्रायोरिटी ही ना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनका स्पेंडिंग साइड वाइज चलना चाहिए और इस तरह के ग्रांट जो है उसको सेपरेटली और खर्च करना चाहिए ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर तरीके से बेहतर हो सके। दूसरी बात, ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ पर सिविल सोसाइटी यहाँ पर लोगों के बीच में जाकर के अवेयरनेस फैलाना चाहिए, उन्हें उन्हें समझाना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से वो क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के सेंटर्स। तीसरी बात, सिटीजन अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के अवेयर होंगे, लोकल बॉडीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर अगर वो अवेयर होंगे तो वो समझेंगे कि लोकल बॉडीज इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर के, तो इससे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और वो काम करने को लेकर के कुछ हद तक मजबूर हो सकते हैं। फिर दूसरी बात, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन सर्विसेज को ग्रांट करने में उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। लोकल बॉडीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब को साथ में मिलकर के काम करने की जरूरत है। एजेंसीज के बीच में भी बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और जो कम्युनिटी क्लिनिक्स रूरल और अर्बन एरियाज में बनने की बातें चल रही थी उसको तेजी से बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पर। और ये कुछ अगर स्टेप्स लिया जाए तो बेहतर तरीके से हेल्थ सेवाएं सभी स्तर पर भारत में पहुंचाई जा सकती हैं। अब इसको पहुंचाने के लिए कुछ चीजें फ्यूचर में भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, इस पूरे प्रोसेस में जिस तरीके से स्पेंडिंग होती है, जो भी लोग सर्विसेज को ग्रांट करवाने में या सर्विसेज को पहुंचाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके उनका एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फिक्स होना चाहिए। और अगर वो सही रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते हैं वो सही तरीके से, तो उनको यहाँ पे अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर हेल्थ सिस्टम में फ्यूचर में भी स्पेंडिंग को और भी ज्यादा सीरियसली बढ़ाने की जरूरत है। एजेंसीज के बीच में कॉपरेशन बढ़ाने की जरूरत है, और यहाँ पर जो हेल्थ इकोसिस्टम है उस हेल्थ इकोसिस्टम में यहाँ पर भारत किसी भी तरीके से लैग नहीं कर सकता है। उसको इस तरीके से यहाँ पर इंप्रूवमेंट अपनी कंटिन्यूअसली रखनी ही पड़ेगी। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि अर्बन और लोकल बॉडीज जो लोगों के सबसे करीब है वो अपनी जिम्मेदारी समझें। और ऐसी स्थिति में अगर उनको इस तरह का कोई ग्रांट दिया जा रहा है तो इस वजह से वो उनके लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि भले ही स्मॉल है लेकिन उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। तो ये था दोस्तों आपका पहला आर्टिकल। चलते हैं हम लोग आज के सेकेंड आर्टिकल की तरफ। तो सेकेंड आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। टाइटल है इस आर्टिकल का, अफगानिस्तान द राइज ऑफ नार्को टेररिस्ट स्टेट, अ डेंजर ऑफ फेल्ड स्टेट इन द नेबरहुड कंबाइंड विथ नार्को टेररिज्म विल पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस प्रकार से आपका अफगानिस्तान में नार्कोस की जो प्रोडक्शन बढ़ रही है, अफीम की जो प्रोडक्शन बढ़ रही है, उससे जो टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा रहा है अफगानिस्तान में, वो एक प्रकार से इंडिया के लिए किस प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट है, और अफगानिस्तान में किस तरीके से नार्को का प्रोडक्शन तेजी से यहाँ पर बढ़ा है, उसी को लेकर के यहाँ पर ऑथर ने इस आर्टिकल में सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग, इस आर्टिकल को समझना। देखो, अभी रिसेंटली में एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की। इनके रिपोर्ट के हिसाब से अफगानिस्तान के अंदर अफीम का प्रोडक्शन 6,000 टन की मात्रा को क्रॉस कर गया है, और ये लगातार इस मात्रा को 5वीं साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर में यहाँ पर ये लिमिट जो है वो क्रॉस की गई है, यहाँ पर 6,000 टन की लिमिट। अब यहाँ पर इसकी वजह से जो ग्लोबल ओपियम प्राइसेस हैं उसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि ओपियम की डिमांड यहाँ पे काफी ज्यादा आ रही है और प्राइसेस भी इसकी वजह से 8% तक बढ़ गए ओपियम के। उसकी वजह से जो तालिबान है वो तालिबान यहाँ पर इसी कैश को इस्तेमाल करते हुए कंट्री में अपने रूल को वैलिड करने की कोशिश और अपने आप को प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर जो स्मगलिंग और
जो कंसाइनमेंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज में अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, जिससे कंटिन्यूस पैसा तालिबान को मिल पा रहा है। अब देखो, पिछले कुछ डेकेड्स के दौरान अफगान से अफीम जो है वो भारत में कई रास्तों से पहुंचते रहे हैं। ये आपका समुद्र रास्तों से पहुंचते रहे हैं, सर्किट सर्किट रूट से आए हैं, ये इंडिया में एयर के थ्रू आए हैं, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, अफ्रीकन कंट्री सच एज मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, कतर, इन सब क्षेत्रों से किसी ना किसी रास्ते भारत में यहाँ पर अफगानिस्तान का अफीम पहुंचता रहा है। और इसमें काफी सारे लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं कंट्री के अंदर, स्मॉल क्वांटिटीज जिन्होंने होल्ड किया है, साथ ही साथ ऐसे लोग भी जिन्होंने मैसिव क्वांटिटीज को इंडिया में लाने की कोशिश करी है। लेकिन ये जितना भी इंडिया में पकड़ा गया है, इट इज जस्ट लाइक अ टिप ऑफ आइसबर्ग। अब रिसेंटली में ही गुजरात में हीरोइन की रिकवरी की गई थी 3000 किलोग्राम के आसपास सितंबर महीने में, और फिर 120 किलोग्राम अक्टूबर महीने में। तो इतना तो इंडिया में आ रहा है, और ये हमें दिखला रहा है कि किस तरीके से एक तरीके से फ्रीली तालिबान जो है वो नारकोटिक्स की स्मगलिंग कर रहा है, जो इंडिया की सिक्योरिटी पर्पज से एक थ्रेट बन सकता है। यहाँ पर तालिबान एक तरीके से बहुत बड़ी इलिसिट इकोनॉमी चला रहा है आपका। देखो, पिछले कुछ सालों में तालिबान का ज्यादातर जो पैसा आया है वो ज्यादातर पैसा अफीम को बेच करके ही आया है, और इसी अफीम को बेच करके अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी एक इकोनॉमी खड़ी करी है, और उस इकोनॉमी के माध्यम से, उस पैसे के माध्यम से काफी सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो उनको स्ट्रेंथन किया है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अलकायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया, हजबुल्ला हो गया, इन सबको भी स्ट्रेंथन करने में जो ये इलिसिट मनी है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल की माने तो तालिबान ने लगभग 400 मिलियन डॉलर के आसपास कमाया 2018 से 19 ईयर में इस ड्रग ट्रेड के माध्यम से। यहाँ पर ट्रेंड अभी भी अनचेंज्ड है। मई 2021 तक यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन्होंने कहा कि तालिबान आज भी अपना 60% ऑफ एनुअल रेवेन्यू ये जनरेट करता है इलिसिट नारकोटिक्स के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ ऐसे यूरोपियन स्टेट जहां पे नारकोटिक ट्रेड्स होते हैं लेकिन वो वेल रेगुलेटेड है, उससे कहीं ज्यादा ट्रेड अफगानिस्तान के थ्रू जो तालिबान है वो यहाँ पर कर रहा है। आज के समय में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में कंप्लीट वैक्यूम है, कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नेशन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और इस वैक्यूम का सीधे सीधे फायदा तालिबान इसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उठा रहा है। यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से जिस तरीके से तालिबान डिटैच हुआ, अफगानिस्तान डिटैच हुआ, इस वैक्यूम की कंडीशन में प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर इस वजह से दुनिया में जो काउंटर नार्कोटिक पॉलिसी को लेकर के जो वर्ल्ड चलता है उसमें उन्हें फेलियर देखने को मिल रही है इस तरह के प्रोडक्शन के वजह से। यहाँ पर इसके कारण काफी सारे जो इस तरीके के नार्को टेररिस्ट स्टेट हैं उनको भी यहाँ पे इंस्पिरेशन मिलता है इस तरह के प्रोडक्शन और इस तरह के रेवेन्यूज के कारण। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन का अचीवमेंट भी था थोड़ा बहुत इसकी प्रोडक्शन घटाने में, जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, वो भी अब असफल हो रहा है दोबारा से। वापस से जितना भी गेन हुआ था वो भी अब सब पानी में मिल रहा है, और यहाँ पर कंटिन्यूसली काबुल के आसपास यहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही है। यहाँ पर जब भी वेस्टर्न कंट्रीज ने फोर्सफुली जब ये इस फसलों को नुकसान करने की कोशिश भी की है तो उसके बदले फार्मर को किसी भी तरीके से वेल कंपनसेट नहीं किया गया, तो फार्मर भी कभी डिमोटिवेट नहीं हुए इन सब क्षेत्रों में दूसरे क्रॉप प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने को लेकर के। और अफीम की प्रोडक्शन की वजह से उनको पैसा ज्यादा मिलता रहा है, इसकी वजह से भी उनमें ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स की फार्मिंग जो है वो पॉपुलर टाइम से होती रही है आपकी। तो इस कारण से ये जो ड्रग प्रॉब्लम है, ये ड्रग प्रॉब्लम दुनिया में बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकता है अफगानिस्तान की सिचुएशन के कारण, और इसके इंडिया पर भी सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम डेवलप इट्स ओन सर्वाइवल एंड थ्राइव इन डायनामिक्स। कंट्री with the best of intentions and abilities fail to turn the tide which is fueled by such unholy nexus। ये कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा इंडिया के ऊपर जो इंप्लीकेशन पड़ेगा उसको लेकर के। देखो, अफगानिस्तान जहां पे ट्रेड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, अफगानिस्तान जिसकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स के करीब है आपका, ऐसी इकोनॉमी में तालिबान अपने आप को सर्वाइवल में रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और वो इस तरह के ट्रेड को कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पर
यहाँ पर सबसे पहली बात, इंडिया इस तरह के सिचुएशन में अपने आप को डिटैच नहीं कर सकता। इंडिया को कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, वरना यही अल्टीमेटली इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट बनता जाएगा। यहाँ पर भारत की कोशिश लगातार रही है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से टेररिज्म को मिलने वाले फाइनेंस के ऊपर रोक लगाया जाए। तो इस वजह से यहाँ पे भी अफीम के प्रोडक्शन की वजह से भी इलीगल तरीके से फाइनेंसिंग ही हो रही है टेररिज्म की। तो इंडिया यहाँ पर अपने आप को पीछे नहीं रख सकता, इंडिया को यहाँ पर वॉइस उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये पैसा कहीं ना कहीं कुछ एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं जैसे कि लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद, हो सकता है ये फिर से अपना ऑपरेशन बढ़ा दें अगर इनको किसी तरीके से अफगानिस्तान में सपोर्ट मिला। और पाकिस्तान में ऑलरेडी हक्कानी नेटवर्क जो है, जो पाकिस्तान का जिस पे बहुत कंट्रोल है, वो यहाँ पर अफगानिस्तान में, उसकी वजह से यहाँ पे पकड़ बहुत अच्छी है पाकिस्तान की। और इस तरीके से यहाँ पर वो इंडिया के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग प्लान्स कर सकता है इन ग्रुप्स का फायदा उठा करके इन सब सर्कमस्टेंसेस में। तो जरूरत यह है इस सिचुएशन को संभालने की कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर हम पूरी दुनिया को इंश्योर करना चाहिए कि अफगानिस्तान में एक लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पावर्ड और इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए। जो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है अफगान स्टेट का, उसकी वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो रहे हैं, वहां पर अफगानियों तक पूरी दुनिया को पहुंचने की जरूरत है, उनके वॉइसेस को एम्पलीफाई करने की जरूरत है। जो जो लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहते हैं और लेजिटिमेट गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस उन्हें समझाने की जरूरत है। और इसी प्रोसेस में भारत को भी काम करना चाहिए। इसी प्रोसेस में भारत ने अभी रिसेंटली में दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो रखा था, वहां पर कुछ देशों तक पहुंचने की कोशिश करी और अफगानिस्तान के सिचुएशन के बारे में अवेयर करने की उन्हें कोशिश करी। लेकिन भारत को नई पॉसिबिलिटीज तलाशते रहना चाहिए, नए अलायंसेस बनाने के लिए सेंट्रल, वेस्ट और साउथ एशिया के अंदर, ताकि अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वुमेन सेक्शन को लेकर के या किसी भी सेक्शन को लेकर के, वो एड्रेस किया जा सके। अफगान सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल लीडर ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहते हैं, उनके वॉइसेस को एम्पलीफाई किया जाना जरूरी है। और अफगानिस्तान के लिए, अफगानियों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव लीडरशिप बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। अगर हमारे बगल में कोई फेल्ड स्टेट होता है जो नार्को टेररिज्म में भी इन्वॉल्व है, तो सीधी सी बात है इसका सीरियस रिपरकशन इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। और इसी सिचुएशन को कर्व करने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी कंटेक्स्ट में ऑथर ने आर्टिकल एक्सप्लेन किया है कि अफगानिस्तान द राइज ऑफ अ नार्को टेररिस्ट स्टेट। तो ये था हमारा आज का सेकंड आर्टिकल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तीसरा आर्टिकल हम लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिसेंटली में भारत सरकार की एक एजेंसी है जिस एजेंसी का नाम है सफर। ये एक प्रकार की गवर्नमेंट रन एजेंसी है जो भारत में पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है। सफर का फुल फॉर्म यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सफर का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। और ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। तो सफर काम करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। ठीक है, ये मेजर करता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में एयर क्वालिटी को बाय मेजरिंग द ओवरऑल पॉल्यूशन एंड द लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी। ये मॉनिटर करता है सभी वेदर पैरामीटर्स को, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन और डिफरेंट तरह के सोलर रेडिएशंस। उसके साथ साथ ये एयर की क्वालिटी कैसी है इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट तरह के पॉल्यूटेंट्स मेजर करता है, जैसे PM2.5 लेवल, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टाउलिन, जाइलिन, मरकरी। इस तरह के पॉल्यूटेंट्स की मॉनिटरिंग करना भी एयर के अंदर इसी एजेंसी का काम है। तो रिसेंटली में इसी एजेंसी ने स्टबल बर्निंग के कंट्रीब्यूशन को लेकर के, फार्म फायर्स के कंट्रीब्यूशन को लेकर के दिल्ली के अंदर एक डाटा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और उसी डाटा को यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। देखो, ये कहा गया है कि जो स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन है नेबरिंग स्टेट्स में, वो स्पेशली दिल्ली की अगर देखें तो 7 नवंबर के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन 48% के आसपास था। वहीं पे पूरा दीपावली वीक में 5 से 11 नवंबर के बीच में फार्म फायर का कंट्रीब्यूशन 33.5% के आसपास था। और ये वही समय है जब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा स्पाइक कर गए थे। तो यहाँ पर उसके बाद इस वीक में जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है ये, तो उस समय पर काफी ज्यादा स्टबल बर्निंग हुई और दिल्ली की हवा में स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर लिखा जा रहा है कि पूरे साल के हिसाब से देखो
अगर नवंबर महीने में देखो केवल पहले, तो पूरे नवंबर महीने के हिसाब से इसका कंट्रीब्यूशन 14.6% के आसपास है। PM 2.5 का लेवल दिल्ली की हवा में स्टेबल बर्निंग की वजह से, ये बताया आपका सफर ने। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन स्टेबल बर्निंग की वजह से PM 2.5 का दिल्ली में 58% पहुंचा था 2018 में, और 2028 में ये घट करके 46% हुआ था, ऐसा कहा सफर के डायरेक्टर ने। दूसरी बात, शुरुआत में जो सॉलिसिटर जनरल का स्टेटमेंट आया था तुषार मेहता का, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा था 17 नवंबर को कि फार्म फायर दिल्ली की हवा में PM 2.5 का काउंट उसकी वजह से 35 to 40% होता है, और एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी ज्यादा कम है। वो काफी ज्यादा कम किस वजह से है? क्योंकि भाई ये जो स्टेबल बर्निंग है वो केवल पर्टिकुलर सीजन में ही होती है, पूरे साल यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन इसका स्टेबल बर्निंग का इफेक्ट दिल्ली के ऊपर नवंबर और अक्टूबर महीने में काफी ज्यादा यहाँ पे पड़ते हुए इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, और इसी कारण से दिल्ली और हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य अक्सर ये दिल्ली के साथ टकराव में होते हुए हमें नजर आते हैं। अब देखो, दिल्ली के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है वो एक तो अक्टूबर नवंबर के समय पे थोड़ा ज्यादा होता है, और दूसरा दिसंबर जनवरी के समय पे ज्यादा होता है। अक्टूबर नवंबर में मेन रीजन है दिल्ली और एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन होने का स्टबल बर्निंग। लेकिन जब इस सीजन के बाद स्टबल बर्निंग खत्म भी हो जाता है, तब भी दिसंबर जनवरी में यहाँ पर पॉल्यूशन अच्छा खासा दिल्ली के ऊपर रहता है। यहाँ पर दिल्ली के ऊपर नवंबर 30 को अगर देखें तो ऑलरेडी स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम आ चुका है। तो बाकी समय पे यहाँ पर बाकी चीजों की वजह से दिल्ली के अंदर अभी भी पॉल्यूशन बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैंड है, तो इसका मतलब अभी स्टेबल बर्निंग नहीं भी हो रहा है, तो दिल्ली के अंदर स्टिल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी काफी सारे एक्टिविटीज यहाँ पर रेगुलेटेड है। दूसरा रीजन एयर पॉल्यूशन का दिल्ली में केवल स्टेबल बर्निंग नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट का पॉल्यूशन है जो आता है आपका रेस्ट ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन से, वो जब दिल्ली की तरफ आता है एक्सट्रीम कोल्ड और फॉगी कंडीशंस के दौरान, तो वो पॉल्यूशन की समस्या को और इंटेंस कर देता है यहाँ पर। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर दिल्ली में हवा जो है वो इतनी ज्यादा यहाँ पे प्रदूषित हो जाती है। सो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस साल जो स्टबल बर्निंग है सफर के डाटा के हिसाब से वो ज्यादा भी करी गई है, कुल 77,000 के आसपास डाटा इंडिकेट कर रहा है, और ये हाईएस्ट है। और इस वजह से नवंबर के महीने में शुरुआती हफ्तों में ये इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और ओवरऑल अभी इसका कंट्रीब्यूशन 1% के आसपास है। लेकिन बाकी इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन आता है उसकी वजह से दिल्ली स्टिल पॉल्यूटेड है, और वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टिल बैन है। तो ये था आपका पूरा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया। आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग कल इसी तरह के एनालिसिस के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।